Welcome to Humanity's Honor है. Please share, like and subscribe. Welcome back everyone. क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव एक्चुअल में क्या होता है? सर, अब कोई बिजनेस करे या कोई जॉब करे, बेसिकली उसका मोटिव होता है पैसे कमाना. एग्जैक्टली. बट जो बिजनेसमैन होता है उनका मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. और कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तभी कमा सकता है जब जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो. प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ये जो बिजनेसमैन तुम्हें दिख रहा है, सपोज करो कि ये एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री का ओनर है. अब इसकी नमकीन का एक पैकेट 100 रुपए में बनकर तैयार होता है और ये बिजनेसमैन इस नमकीन के पैकेट को 200 रुपए में बेच देता है. अगर हम कैलकुलेट करें तो इस बिजनेसमैन को $100 का प्रॉफिट हुआ है. अब हम सेकंड केस लेते हैं. सपोज करो कि इसकी नमकीन का एक पैकेट $150 में बना, तो अब इस बिजनेसमैन को $50 का प्रॉफिट होगा. इनके आगे मैं प्लस का साइन इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज इट शोज कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है. अब हम थर्ड केस लेते हैं. सपोज करो कि एक पैकेट नमकीन बनाने में इस बिजनेसमैन के 200 रुपए खर्च होते हैं, तो इस बार इसे $0 का प्रॉफिट होगा. और अब हम फोर्थ केस लेते हैं. सपोज करो इस बिजनेसमैन को एक पैकेट नमकीन बनाने में 300 रुपए खर्च होते हैं, तो इस बार इस बिजनेसमैन को लॉस होगा $100 का. तो देखा तुमने, जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम हो रहा है. या फिर ऐसे कह लो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है वैसे वैसे बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ रहा है. अब बिजनेसमैन तो अपनी फैक्ट्री वहीं खोलेगा जहां पर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो. अब हम कुछ ऐसे फैक्टर पढ़ेंगे जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी या ज्यादा. सो नंबर 1 फैक्टर आता है मार्केट. पहले हम मार्केट का मतलब समझते हैं. मार्केट का मतलब होता है पीपल, ऐसे लोग जो कि उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हों. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी कार बनाती है तो उस कंपनी के लिए तो मार्केट वही हुई ना जहां पे लोग कार की डिमांड करते हों, क्योंकि ये कंपनी अपनी कार उन्हीं लोगों को बेच सकती है जो कार की डिमांड करते हों. अब जिस जगह पर कार की डिमांड नहीं है तो वहां पर तो बेचने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वहां तो कोई कार खरीदेगा ही नहीं. और सेकंड फैक्टर होता है कि उन लोगों के पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए. परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए, कार खरीदने की क्षमता होनी चाहिए. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं BMW कार का. अब तुम लोग खुद सोच के बताओ कि BMW कार के लिए मार्केट क्या होगा. अब देखो, BMW की डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर परचेजिंग पावर सिर्फ बहुत गिने चुने लोगों के पास होती है. अब भैया, चाहते तो सब हैं कि हमारे पास भी एक BMW हो, पर खरीदने के लिए पैसा बहुत कम लोगों के पास होता है. अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंसान को अपना बजट देखकर चलना चाहिए. BMW खरीदकर शो ऑफ करने से क्या फ़ायदा. हाँ, अगर रब की मेहरबानी से आपके पास रुपया है तो आप खर्च करो BMW के लिए, बट अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो क्यों खरीदनी BMW. कोई नॉर्मल कार भी तो ले सकते हो. इतनी महंगी कारों की मेंटेनेंस करना भी बहुत मुश्किल होता है. इन गाड़ियों पर अगर एक भी खरोंच लग जाती है ना तो हमारे प्राण सूख जाते हैं. मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो अपने बजट से ज़्यादा खर्चा करते हैं और फिर वो लोन में ऐसा दबते हैं कि निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर जब आप हेल्प मांगने जाते हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं. यूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बट एक्चुअल में जो लोग मदद करते हैं वो बहुत कम होते हैं. ऐसा कहा भी जाता है कि साथ दिखाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं बट साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं. और बच्चा जो आपके बुरे वक्त में आपकी हेल्प करे वो एक गुड ह्यूमन है. और आप लोग कोशिश करना कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में रहें,
वो कभी आपसे दूर ना जाएं। चलो ये एक्स्ट्रा ज्ञान बहुत हुआ, अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया, चाइना, म्यांमार, ये सब कंट्रीज साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। अब क्योंकि इन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इन कंट्रीज में डिमांड भी ज़्यादा है। जापान एंड यूएस जैसी कंट्रीज में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब इन कंट्रीज में परचेजिंग पावर ज़्यादा है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इंडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम। बट ये वाले एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एयरक्राफ्ट एंड आर्म्स इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, एरोप्लेन्स ये सब, और आर्म इंडस्ट्री मतलब हथियारों की इंडस्ट्री, इन दोनों प्रोडक्ट्स के पास एक ग्लोबल मार्केट है। मतलब कोई कंट्री कितनी भी गरीब क्यों ना हो, हर कंट्री चाहती है कि उनके पास अच्छे हथियार हों, अच्छे एरोप्लेन्स हों। तो ग्लोबल मार्केट का मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट एंड आर्म इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाते हैं, सारा का सारा विश्व उसे खरीदने के लिए तैयार है। अब मार्केट इंडस्ट्री के जितना पास होगी उतना कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, और इंडस्ट्री से जितनी दूर मार्केट होगी उतना ज़्यादा ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, क्योंकि जो ट्रक वाला होगा उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसका ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। सेकंड फैक्टर आता है रॉ मटेरियल। वही बात है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के जितना पास होगी उतना कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में पहुंचाना भी बहुत ईजी होगा। जो इंडस्ट्रीज बल्कि एंड वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज उस एरिया में डालती हैं जहां से उन्हें अपना रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अब जैसे सीमेंट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट के सोर्स के पास ही अपनी फैक्ट्री डालती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी ना आए। और ऐसे ही शुगर केन एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। शुगर केन जैसे ही अपनी रूट से अलग होता है, मतलब शुगर केन कटने के बाद अपना सुक्रोज कंटेंट लूज करने लग जाता है, मतलब गन्ने की मिठास धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्द से जल्द शुगर केन को मील्स पे भेजा जाए जहां पर इस शुगर केन को प्रोसेस कर कर शुगर बनाई जाएगी। थर्ड फैक्टर होता है पेरिशेबिलिटी। अब जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी अपने रॉ मटेरियल के पास अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती। तुमने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि अगर हम वेजिटेबल्स को फ्रीजर में ना रखें तो वो 2-3 दिन में ही सड़ने लग जाते हैं। और ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स में भी एक अजीब सी स्मेल हो जाती है या दूध फट जाता है। और अगर अब ये सामान किसी बिजनेसमैन को मिलेगा तो भैया वो तो लॉस में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसे दोबारा से फ्रेश चीज़ें मंगानी पड़ेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए एक बिजनेसमैन अपने रॉ मटेरियल के पास अपनी फैक्ट्रीज को लगाना पसंद करता है। थर्ड फैक्टर आता है लेबर। अब हर कंट्री अपनी फैक्ट्री उस जगह पर लगाना पसंद करती है जहां उसे चीप लेबर मिले। अब सस्ते वर्कर मिलेंगे तो उन्हें सैलरी कम देनी पड़ेगी, और सैलरी कम देनी पड़ेगी तो हमारे बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फोर्थ पॉइंट आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिनियम निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल होता था। चलो मैं तुम्हें इसकी वर्किंग बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें एक टरबाइन की ज़रूरत होती है। ये जो तुम्हें पंखा टाइप दिख रहा है ये टरबाइन है, और ये एक जनरेटर से कनेक्टेड है। फिर एक बॉयलर के अंदर पानी रखा जाता है और नीचे से कोल को जलाया जाता है, ताकि बॉयलर के अंदर रखा हुआ पानी धीरे धीरे गर्म हो और वेपराइज होना चालू हो जाए। फिर ये वेपर अपनी शक्ति से इस पंखे को गोल गोल करके घुमाएंगे। फिर जैसे जैसे ये पंखा घूमेगा वैसे वैसे जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और आज के ज़माने में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। चलो मैं तुम्हें इनकी भी वर्किंग समझा देता हूँ। डैम के नीचे की तरफ एक टरबाइन लगी होती है जो कि अगेन एक जनरेटर से कनेक्टेड होती है। अब ये डैम नीचे से कुछ ऐसा सा होता है, और ताकि पानी इस साइड से उस साइड ना जाए इसलिए बीच में एक स्टॉपर को लगाया जाता है। और जैसे ही इस स्टॉपर को हटाया जाता है
तो पानी अपने पूरे फोर्स के साथ इस टरबाइन को गोल 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 घुमा देता है। अगेन टरबाइन के साथ जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब जैसे कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी थी, सेम उसी मेथड से पेट्रोलियम से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। फिफ्थ पॉइंट आता है अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि रॉ मटेरियल को जल्दी से जल्दी फैक्ट्रीज में पहुंचाया जा सके और फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाया जा सके। सिक्स्थ पॉइंट आता है कि अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि ये फैक्ट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सचेंज कर सकें। जैसे अगर अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी है तो ये फैक्ट्री अपना डाटा दूसरी फैक्ट्री को भेज सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती है। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस रीजन में इंडस्ट्रीज लगें तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अब बिजनेसमैन इन सब ऑफर से अट्रैक्ट होकर इस रीजन में इंडस्ट्री लगाएंगे। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी इसलिए बनाते हैं ताकि हर एक रीजन की बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब जैसे ये दो रीजन्स हैं, एक रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इस रीजन में भी इंडस्ट्रीज आएं और इसीलिए अब गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएगी ताकि बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो सकें और इस रीजन में भी इंडस्ट्री लगे और इस रीजन में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और लास्ट पॉइंट आता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इसका मतलब है लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब अज्यूम करो एक ऐसा रीजन जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पास पास हैं और इन्हीं इंडस्ट्रीज में से एक बर्फी बनाने वाली इंडस्ट्री भी है। ये इंडस्ट्री अपने नज़दीक वाली मिल्क इंडस्ट्री से मिल्क ले लेगी, अपने नज़दीक वाली शुगर इंडस्ट्री से शुगर ले लेगी, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री से ड्राई फ्रूट ले लेगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से एल्यूमिनियम ले लेगी ताकि वो बर्फी के ऊपर सिल्वर कोटिंग कर सके, और बॉक्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज से वो बॉक्स खरीद लेगी और लास्ट में वो इस बॉक्स में बर्फी पैक कर कर मार्केट में भेज देगी। तो देखा इस बर्फी वाली इंडस्ट्री को इन सब इंडस्ट्रीज के नजदीक होने से कितना फायदा हुआ। अब धीरे धीरे इस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाता है और ये इस रीजन में एक लीडर इंडस्ट्री बन जाती है। लीडर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इस रीजन की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली इंडस्ट्री। अब ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इन सबको लीडर इंडस्ट्री के पास होने से काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट कभी ये डिसाइड करती है कि इस रीजन में इंडस्ट्रीज से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए तो उस टाइम ये लीडर इंडस्ट्री गवर्नमेंट से बात करेगी और टैक्स कम करवाने की कोशिश करेगी और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गवर्नमेंट इस कंपनी की बात मान जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट बात मान जाए और टैक्स ना बढ़ाए। तो देखा इन छोटी कंपनीज को लीडर इंडस्ट्री के पास होने से बेनिफिट हुआ ना। तो ये हैं वो फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए एक लोकेशन डिसाइड करता है। पर एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जिसे इन फैक्टर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता और उस इंडस्ट्री का नाम है फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज का मतलब होता है कि आपके पास फ्रीडम है कहीं भी घूमने की। तो ये तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इस इंडस्ट्री के पास फ्रीडम है कि ये अपनी फैक्ट्री चाहे यहाँ सेट करे या चाहे वहाँ सेट करे। ऐसी इंडस्ट्रीज कहीं पर भी ओपन करी जा सकती हैं। अब इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, क्योंकि इसे कोई भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। इस इंडस्ट्रीज को कुछ कंपोनेंट पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। ये इंडस्ट्रीज स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बहुत ही कम वर्कर्स को हायर करती हैं। इन इंडस्ट्रीज से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। इन इंडस्ट्रीज को सिर्फ एक ही फैक्टर से मतलब होता है कि ये इंडस्ट्रीज रोड से कनेक्टेड हों ताकि कस्टमर्स इनके पास आसानी से पहुंच सकें। अब जैसे कोई कंपनी अगर अपनी इंडस्ट्री जंगलों के बीच में ओपन करती है, अब क्योंकि वो कंपनी जंगलों के बीच में है इसीलिए वहां तक कोई कस्टमर पहुंच ही नहीं पाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने अपने गली मोहल्लों में साइकिल के ऊपर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो खराब फ़ोन खरीदते हैं। फ़ोन में सिर्फ 1-2 चीज़ खराब होती हैं लेकिन उसके बाकी सारे कंपोनेंट तो सही सलामत होते हैं।
तो ये लोग उन सही कंपोनेंट्स को इस फोन में से अलग कर लेते हैं। देखा, इन इंडस्ट्रीज को कंपोनेंट पार्ट तो मिल गया। अब मान लो कि तुम्हारा फोन खराब हो गया और तुम अपना फोन ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पे जाते हो। अब तुम रोड की हेल्प से ही इस सर्विस सेंटर तक पहुंचोगे। तो देखा, इस इंडस्ट्री के लिए रोड नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। फिर तुम नोटिस करोगे कि इस सर्विस सेंटर में 2-3 लोग ही हैं, एक रिसेप्शनिस्ट और 2 मैकेनिक। तो इन इंडस्ट्रीज में क्या है, एक स्मॉल लेबर फोर्स। अब तुमने अपना फ़ोन यहाँ पर जमा करवा दिया। अब डिपेंड करता है कि ये फ़ोन तुम्हें 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, 1 हफ्ते बाद देंगे या 1 दिन में ही दे देंगे। ये लोग कॉल कर कर बताते हैं कि आपका फ़ोन रिपेयर हो गया है, अब आप कलेक्ट कर लें। अब क्योंकि फ़ोन वगैरह को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये 1 दिन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ़ोन्स को ठीक कर पाते हैं। अब फ़ोन ठीक करने की सारी प्रोसेस में इस इंडस्ट्री से कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं हुआ और ना ही इस इंडस्ट्री को कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल चाहिए था। इस इंडस्ट्री को तो सिर्फ खराब फ़ोन चाहिए थे जो कि कहीं पर भी मिल सकते हैं। और तुमने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि सर्विस सेंटर कहीं पर भी ओपन हो जाते हैं, किसी गली में, किसी मार्केट में। और इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि फुट लूज इंडस्ट्रीज कैन ओपन इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। चलो अब तुम लोग मुझे भी फ्री करो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। टाटा, बाय बाय।